नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए। तो मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम है, जो 2022 में निकला हुआ था, वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। प्री प्लस मेंस दोनों में। हालांकि मैं हिंदी की टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था। इसमें होता है कि आपको दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग देनी होती है। इंग्लिश में तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन हिंदी टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था। लेकिन अब की बार छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बातें ही हिमाचल प्रदेश जीके की डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले हिस्ट्री के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का पता हमें कहाँ से पता लगा, कैसे कैसे कि हाँ, हिमाचल प्रदेश में इस तरह के लोग रहते थे या इस तरह के वंश हमें देखने को मिलते थे। तो देखिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं वो हो जाते हैं सिक्के। सिक्कों से हमें पता लगा, और ये सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं और किन किन जगहों के बारे में ये सिक्के बताते हैं। तो देखिएगा, सिक्कों में सबसे पहले त्रिगर्त त्रिगर्त स्थान की बात हुई है। जो कि त्रिगर्त कौन सा हिस्सा है, हम सभी को पता है कि कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था। कांगड़ा की रियासत को त्रिगर्त बोला जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। उसके बाद औदुम्बराज की बात आ जाती है। तो औदुम्बर वाला ये जो इलाका था, ये कांगड़ा, होशियारपुर, डलहौजी, चंबा वाला जो क्षेत्र है, वो थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र आ जाता था। ठीक है। कुलूतो कुलूतो या इसको क्या बोल देते हैं, कुलूत भी बोल देते हैं। तो ये वाला क्षेत्र कुल्लू वाला क्षेत्र था। यहाँ से भी हमें चीजें देखने को मिली हैं। और तभी हम कह सकते हैं कि हिमाचल में जो वंश है, या फिर हम बोलेंगे हिमाचल की जो हिस्ट्री है, वो उसके बारे में यहीं से पता चलता है। कुनिंदों की बात करेंगे, कुलिंद भी बोले जाता है, कुनिंद भी बोल जाता है। ये तो सिरमौर वाला इलाका हो जाता है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं। देखो, ये जो औदुंबर है, ये विश्वामित्र के वंशज भी कहलाए जाते हैं। तो इनको भी बात ध्यान में रखिएगा। पाणिनि के गणपथ में इसके बारे में चर्चा देखने को मिलती है। तो पाणिनि थे हमारे, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, या ग्रंथ बोल देंगे, गणपथ नाम का। इनमें भी औदुंबरों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं। 12 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए हैं। अर्की, ये अर्की कहाँ पे है, ये सोलन वाला क्षेत्र है। यहाँ से 12 सिक्के देखने को मिले हैं, जो शिमला संग्रहालय में रखे गए हैं। हमारा स्टेट म्यूजियम है शिमला में, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। हमीरपुर के पामेवा गांव में 20 सिक्के मिले हुए हैं, ठीक है। और ये इंडो ग्रीक भाषा में है। तो यहाँ से पता लगता है कि यहाँ पे इंडो ग्रीक लोग भी देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखें, इंडो ग्रीक सिक्के चंबा के लचोड़ी और सरोल में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सरोल। तो लचोड़ी नाम की जगह चंबा में और सरोल में भी हमें सिक्के देखने को मिले हुए हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजा बिरयास द्वारा चलाया गया था। देखो, कुल्लू कुल्लू से भी हमें सिक्के देखने को मिले हैं, और वहां से हमें ये भी पता चला है कि उस समय एक राजा हुआ करता था बिरयास, जिसके द्वारा यह सिक्का चलाया गया। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। आगे बढ़े। 31 सिक्के हमें ज्वालामुखी से देखने को मिले हैं। तो देखो, कहां कहां से, सोलन से हमें सिक्के देखने को मिले, चंबा से हमें सिक्के देखने को मिले, हमीरपुर से और कुल्लू से, इन स्थानों से हमें सिक्के देखने को मिले हैं। और ये भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे इंडो ग्रीक राजा जो है वो शासन करते थे, या उनके समय के सिक्के यहाँ पे मिले हुए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। शिलालेख या ताम्रपत्र, जिनको हम इंस्क्रिप्शन बोल देते हैं अंग्रेजी में। देखो, शिलालेख यानी कि पत्थर के ऊपर लिखे हुए लेख राजाओं द्वारा, कि हाँ जी, इस समय हमने ये काम किया था, या इस समय हम यहाँ से गुजरे थे, इस समय हम यहाँ पे शासन करते थे। तो शिलालेखों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किसी भी क्षेत्र के इतिहास की। और ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पत्तों के ऊपर भी कुछ लिखा गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉपर प्लेट हो गई, जैसे कि उस तरह से इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले हुए हैं। कांगड़ा के पथियार में, ठीक है, कनिहारा के अभिलेख हो गए, हटकोटी के सोनपुर की गुफाएं, और मंडी के सलोनों से हमें शिलालेख मिले हुए हैं। ध्यान में रखना, कांगड़ा के पथियार से, कनिहारा, यहाँ पे भी हाटकोटी, हाटकोटी आप जानते हैं
यहाँ पे गुफाएं हैं, सोनपुर की गुफाएं वहां से, और मंडी के खिलौने, ये 4 जगह हैं। आगे देखो, अगर मैं भूरी सिंह म्यूजियम चंबा की बात करूं तो यहाँ पे 36 अभिलेखों को रखा गया है। अगर भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की बात करूं 1908 में भूरी सिंह ने इस म्यूजियम को बनवाया था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पे है? चंबा में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये जो अभिलेख हैं ये शारदा और टांकरी लिपि में लिखे हुए हैं। हम सभी को पता होगा कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी भाषा है यहाँ पे, और पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? टांकरी। चलिए आगे बढ़े। कुल्लू के सलारू अभिलेख, और कुल्लू में भी हमें अभिलेख देखने को मिले हैं सलारू नाम की जगह पे, और ये किस समय के हैं? गुप्त काल के, गुप्त वंश के समय के सिक्के हैं। 7 एडी ये कॉपर प्लेट देखने को मिली है, 7 ईस्वी, या हम बोल सकते हैं शताब्दी भी बोल सकते हैं, 7वीं शताब्दी, 7 ईस्वी कॉपर प्लेट हमें देखने को मिली। कहाँ पे? निर्मंड में। और ये निर्मंड कहाँ पे है? ये निर्मंड स्थान है कुल्लू में। समुद्र सेन के समय की ये कॉपर प्लेट्स हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। साहित्य से, साहित्य यानी कि लिटरेचर, लिटरेचर से भी हमें जानकारी मिलती है, यानी कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में या ग्रंथों में या किन्हीं भी किताबों में, ऐतिहासिक किताबों में जो जानकारी मिलती है वो साहित्य कहलाता है। चलिए सबसे पहले तारीख फिरोज शाही या तारीख फरिश्ता, जो कि फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण देती है। तारीख फिरोज शाही, ये फिरोज शाही की जीवनी के ऊपर लिखी हुई किताब है, फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में हमला किया था, इसके प्रमाण इस पुस्तक से मिलते हैं। आगे देखो, जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजू के जहांगीरी, यहाँ पे जहांगीर ने जब कांगड़ा पे आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी देता है, तुजू के जहांगीरी। आगे देखो, तुजू के तैमूरी, तैमूर लंग के आक्रमण, हम सभी को पता है तैमूर लंग ये 1398 या 1399 के आसपास इसने यहाँ पे हमला किया था, या हम बोल सकते हैं हिमाचल में आक्रमण किया था। तो शिवालिक की पहाड़ियों पर इसके आक्रमण की जानकारी मिलती है। मुख्यतः इसने इस सिरमौर वाले इलाके में आक्रमण किया था, ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखो, यात्रा वृतांत, यात्रा यानी कि कोई भी फॉरेन ट्रैवलर यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने जो जो भी ऑब्जर्व किया, जो जो भी उन्होंने देखा, वो अपनी पुस्तक में छाप दिया, अपनी पुस्तक में लिख दिया, तो वहां से भी हमें इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत से ऐसे यात्री हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में वर्णन किया हुआ है। बात करेंगे कि हो सकता है कि वो उन्होंने राजाओं के बारे में वर्णन किया हो सकता है कि यहाँ के नेचर, प्रकृति के बारे में, पहाड़ों के बारे में, या हम बोल सकते हैं टोपोलॉजी के बारे में बात करी गई हो। तो ये सारा भी हम बोल सकते हैं कि ये जितनी भी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं वो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश की ही हिस्ट्री को बताती है। चलें सबसे पहले यात्रा वृत्तांत में हम देखते हैं टॉलमी। टॉलमी को आप सभी जानते हुए हैं, इनको ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा लेखक माना जाता है और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है टॉलमी को। टॉलमी ने कुलिंदों का वर्णन किया। अभी हमने बात करी कुलिंद, जो ये क्षेत्र है ये कहां से संबंधित है? सिरमौर से संबंधित है। यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है टॉलमी द्वारा। आगे हेनसांग, हेनसांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाती है कि हेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो वहां पे आंसर बन जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि ये हिमाचल प्रदेश में कब आए थे, तो 2 बार आए थे, एक जाते समय और एक आते समय। लगभग लगभग समय आ जाता है 665 ईस्वी। ये प्रश्न एचएएस में भी पूछा गया है और देखो ये इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी है। देखो कुल्लू और तिगर्त में इन्होंने यात्रा की और उन्हीं के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा था। हेनसांग ने जो हमारी चंद्रताल झील है उसको लोहित्य सरोवर का नाम दिया गया था। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि वो इस क्षेत्र में घुमा हुआ है, तभी तो उसने ये सारी बातें इस झील के बारे में भी लिखा हुआ है। आगे देखें, अब यूरोपियंस आ जाते हैं, जैसे कि थॉमस कोरियाट हो गया, विलियम फिंच हो गया। इन्होंने औरंगजेब के समय में भारत की यात्रा की, या हम बोले हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। तो वहां पे भी इन्होंने अपने पुस्तक में या यात्रा वृत्तांत में हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है।
आगे देखें फॉस्टर ये 1783 ईस्वी में आया था। और ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेवलर हैं उनका समय हमें पता होना चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए 1783 ईस्वी में कौन सा यूरोपियन हिमाचल प्रदेश आया हुआ था। नाम आ जाता है फॉस्टर 1783 में। आगे विलियम मूरक्राफ्ट की बात करते हैं। विलियम मूरक्राफ्ट इन्होंने 1820 से 22 तक के बीच में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। आगे देखें, मेजर आर्चर का नाम आता है। मेजर आर्चर ने 1829 के यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में लिखा। देखो ये सारी बात क्या हो रही है, हिमाचल के इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिली, उसी की बात हो रही है। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से 100% पूछा ही जाता है। आगे वंशावलियां देख लें। वंशावलियों का मतलब कौन कौन से वंश हिमाचल प्रदेश में राज कर, कौन कौन सी रियासतें हुई। विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की वंशावली के बारे में बताया था। तो विलियम मूरक्राफ्ट ये भी फिर से एक यूरोपियन आ गए और इन्होंने कांगड़ा की वंशावलियों के बारे में बातें की है कि कांगड़ा की शुरुआत कैसे हुई, कांगड़ा रियासत की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से राजा यहाँ पे आए, उनको क्रमबद्ध लिखना, ये हम बोल सकते हैं वंशावली में आता है। चलिए आगे देखें, कैप्टन हार्टकोट। कैप्टन हार्टकोट इन्होंने कुल्लू की वंशावलियों के बारे में बताया। कुल्लू की वंशावलियां, कैप्टन हार्टकोट। आगे कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियों की खोज की। तो यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन, एक तो हमारे हो गए विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट ने किसके बारे में, ये कांगड़ा की वंशावलियों के बारे में बताया, कांगड़ा की वंशावलियां। फिर कैप्टन हार्टकोट आ जाते हैं, हार्टकोट, ठीक है, इन्होंने कुल्लू के बारे में, कुल्लू की वंशावलियों के बारे में। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे कनिंघम। कनिंघम लिखेंगे, कनिंघम, ठीक है जी। और इन्होंने कांगड़ा की वंशावलियों के बारे में बताया, चंबा की वंशावलियों के बारे में बताया, मंडी हो गया, सुकेत, मंडी के पास ही सुकेत आ गया, और नूरपुर, इन राजघरानाओं के बारे में कनिंघम ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें, यानी कि हमारा जो सबसे पुराना इतिहास है हिमाचल प्रदेश का, उसके बारे में देखो 40,000 वर्ष पुराने हथियार हमें हिमाचल प्रदेश से देखने को मिले। मारकंडा नाम के स्थान से सिरसा सतलुज घाटी में, यहां से भी हमें हथियार देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, मारकंडा इंपॉर्टेंट स्थान आ जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मारकंडा स्थान कहाँ पे है, तो मारकंडे ऋषि का टेम्पल आपने सुना होगा। और सिरसा सतलुज घाटी, सिरसा ये हरियाणा और सतलुज नदी में जो घाटी बनी हुई है, वहां से हमें 40,000 वर्ष पुराने हथियार मिले हुए। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में मध्य एशिया से आर्य तथा भारत के मैदानी इलाकों में से लोग बसे। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में कहां कहां से लोग आए, देखो यहाँ पे बोला गया है मध्य एशिया, मध्य एशिया से आर्य आए थे, ये हमें सभी को पता ही है। और भारत के मैदानी इलाकों से भी लोग आके यहाँ पे रहने लगे। और भारत का मैदानी इलाका, उत्तर भारत वाला क्षेत्र, ये मैदानी इलाका हो जाएगा। इन्हें कोल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। कोल है ये, तो सबसे पहले पता लग रहा है यहाँ पे कि कौन आए थे, कोल लोग आए हुए थे। आज के समय में इन्हें कोली कहा जाता है, हाली कहा जाता है, डोम भी कहा जाता है और चनाल भी कहा जाता है। अब ये वाली बातें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोली किसको बोला है, कोल को बोला, हाली, डोम और चनाल, ये सारी चीजें, ये कोलों को नाम दिया गया है। उसके बाद वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे दस्यु देखने को मिलते हैं, निषाद देखने को मिलते हैं, दशाश देखने को मिलते हैं। यानी कि वैदिक काल का जो समय है, जब वेदों की रचना की गई, तो हिमाचल प्रदेश में कैसे लोग, उनको बोला दस्यु, उनको बोला निषाद, उनको बोला दशास। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात बनती है। दस्यु राजा सांबर, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दस्यु राजा सांबर, ठीक है। दस्यु राजा सांबर की बात करें तो उनका युद्ध आर्यों से होता है। और आर्यों के जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे, दिवोदास हुआ, ठीक है। दस्यु राजा सांबर के बीच में और आर्यों के राजा दिवोदास के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध चलता है। और ये कहां पे, उदब्रज नामक स्थान पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उदब्रज नामक स्थान पे
है। इसमें जीतता कौन है? इसमें आर्य राजा दिवोदास जीत जाता है, जबकि जबकि सांबर जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो हार जाता है। ध्यान में बात रखना कि ये युद्ध कब तक चला? ये 40 वर्षों तक चला, और इसी को 10 राज्य युद्ध भी बोला जाता है। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। ध्यान में बात रखना, कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? आंसर आ जाएगा रावी नदी के किनारे। रावी नदी, मैं बात करूं रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे भी हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे। आगे देखो, मुंग्योलैड, जिन्हें भोट और किरात के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल में बसने वाली दूसरी प्रजाति बन गई थी। तो पहले कौन थे? पहले तो भाई कोल थे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भोट है, उसके बाद बात करूं तो किरात आ जाएंगे। इस तरह से अब कोलों को और भी नाम दे दिया गया, कोली बोल दिया गया, हाली बोल दिया गया, चनाल बोल दिया गया। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ भाई हिमाचल प्रदेश में पहले रहने वाली प्रजाति कौन थी, दूसरे पर रहने वाली प्रजाति कौन थी। तो ये भी आपको ध्यान में बात रखनी है। मंगोलियाड इन्हें बेसिकली बोला गया। देखिए, सबसे पहले कोल आ गए, फिर भोज और किरात आए, भोट भोट और किरात आए, और फिर आर्य तथा खस। इस तरह से ये चलता है। आर्य और खस हिमाचल की तीसरी प्रजाति थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। फिर खस का सरदार मवाना कहलाता था, यह खुद को क्षत्रिय मानते थे। आगे देखेंगे, पहाड़ों पर आक्रमण करने वाला दूसरा राजा सहस्त्र अर्जुन था। कौन था? सहस्त्रार्जुन। इसका वध जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने किया था। तो जमदग्नि, परशुराम, माता रेणुका, इन सभी के बारे में हम जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको कि ये जो जमदग्नि थे ये ऋषि थे, ऋषि जमदग्नि। इनकी पत्नी का नाम रेणुका था, और इनका पुत्र कौन था? इनका पुत्र जो था वो परशुराम। परशुराम भगवान जी जिनको हम कहते हैं। तो पहाड़ों पर आक्रमण करने वाला दूसरा दूसरा जो राजा है वो है शस्त्रार्जुन, और इसका वध किसने किया था? ऋषि जमदग्नि ने। ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने किया था। इनका वध किसने किया? परशुराम ने किया। ये बात ध्यान में रखनी है, परशुराम। चलें आगे देखो, इसके बाद बहुत से साधु संतों ने हिमाचल को अपनी कर्म भूमि बनाया। तो हम जानते हैं हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे देवता यहाँ पे निवास करते हैं, बहुत सारे साधु संत लोगों ने यहाँ पे आके तपस्या की है, पहाड़ों के शांत माहौल में तपस्या की हुई है, साधना की हुई। चलें आगे देखो, रेणुका से जमदग्नि, यहाँ पे भी देखो रेणुका से जो कौन से ऋषि संबंधित है? जमदग्नि संबंधित है। मणिकरण से ऋषि वशिष्ठ जी संबंधित है। निर्मंड से परशुराम जी संबंधित है। बिलासपुर से ऋषि व्यास संबंधित है। तो देखो, ये जो हमारे साधु संत होते हैं ये कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे, कुछ दिनों के लिए एक स्थान पर फिर अपना स्थान बदल लेते थे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी सी जानकारी है। आगे देखो, ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। इंपॉर्टेंट बात आ गई, ऋषि भारद्वाज जो थे वो आर्य आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। ठीक है जी। आगे बात देखना, महाभारत काल और जनपदों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। महाभारत काल की बात करूं तो सबसे पहले हमें ये बात आती है कि त्रिगर्त के राजा सुशर्मा चंद्र ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, औदुंबर औदुंबर वाला इलाका कौन सा है? ये वही इलाका है, जैसे कि हमने बोल दिया कि ये हमारा हो गया होशियारपुर, हो गया कांगड़ा, हो गया फिर हमने बात करी गुरदासपुर, ये हमारा खजियार वाला डलहौजी वाला इलाका, ये औदुंबर वाला क्षेत्र है। ठीक है, महाभारत के समय त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अभी। ठीक है, और ये दुर्योधन के क्या लगते थे? रिश्तेदार लगते थे। चलिए आगे बात करें, औदुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। इंपॉर्टेंट बात ऊपर भी सबसे स्टार्टिंग में हमने की थी कि औदुंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के वंशज थे, जो कि कौशिक गोत्र के थे, कौशिक गोत्र से संबंधित है।
नेक्स्ट बात करूं, कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में इनके सिक्के भी मिले हैं। किनके? औदुंबरों के। तो हमें ये भी पता चलता है कि औदुंबर जो है वो इस क्षेत्र में, इन इलाकों में बसे हुए थे। पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का वर्णन किया हुआ है। ये बात हमने कर ली। ठीक है, आगे देखो। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाया। यहाँ पे बोला गया कि बहुत ज्यादा औदुंबर वृक्ष देखने को मिलते, औदुंबर के पेड़ देखने को मिलते थे, और इस क्षेत्र का नाम, इस जनपद का नाम औदुंबर कहलाया। चले, यह लोग शिव की पूजा करते थे, और अगर मैं बोलूं तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ इज इक्वल टू भगवान शिव। आगे देखें, त्रिगर्त। त्रिगर्त की बात करें तो त्रिगर्त की स्थापना 8वीं बीसी से 5वीं बीसी, या हम बोल सकते हैं 8वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच सुशर्मा चंद्र द्वारा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिगर्त। आगे भी हम पढ़ेंगे, जब कांगड़ा पढ़ेंगे तब भी ये बातें आएंगी। सुशर्मा चंद्र ने पांडवों को शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। तो हमने ये भी बात देखी कि सुशर्मा चंद्र ने कौरवों की मदद की थी, और जब पांडव अपने वनवास में थे तो मत्स्य राजा ने उनकी उनकी सहायता करी थी। तो बदले में सुशर्मा चंद्र ने राजा विराट पर आक्रमण किया था। त्रिगर्त रावी और ब्यास सतलुज नदियों के बीच का भाग था। देखो, त्रिगर्त क्यों बोलते हैं? त्रिगर्त, 3 नदियों के बीच का भाग। देखो, त्रिगर्त के बहुत सारे अर्थ हैं, जिनमें से कि एक ये भी है, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। आगे देखिए, सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा किला बनवाया। बिल्कुल ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट बात भी है। सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा का किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखो, नगरकोट किसका पुराना नाम? कांगड़ा का पुराना नाम। त्रिगर्त किसका पुराना नाम? कांगड़ा का पुराना नाम। इस तरह के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। आगे देखो, कनिष्क ने 6 राज्य समूहों को त्रिगर्त का हिस्सा बताया था। कनिष्क जो राजा हुआ था, कनिष्क, ठीक है, उन्होंने 6 राज्यों के का समूह बताया था त्रिगर्त को। आगे देखो, कौरव शक्ति, जल मणि, जनकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कौंद्रो प्रथा त्रिगर्त के हिस्से थे। ये सारे के सारे ये त्रिगर्त के ही हिस्से थे। हालांकि ये बात कब की हो रही है? महाभारत काल और महाजनपद काल की हो रही है। आगे देखेंगे, कुल्लूत। कुल्लूत के बारे में क्या बोला गया है? व्यास नदी के ऊपर वाला इलाका। इसका वर्णन रामायण में हुआ है, महाभारत में हुआ है, और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, मत्स्य पुराण में कुल्लूत का वर्णन मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपको इस क्लास की या इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी नगर थी। बिल्कुल ठीक बात है, कुलूत की राजधानी नगर, जिसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? पाणिनि के कात्यायनी गंगा में मिलता है। कात्यायनी गंगा में, ये उनका पाणिनि का एक ग्रंथ है जिसमें कि कुल्लूत का वर्णन हमें मिलता है, जिक्र मिलता है। देखो आगे देखो, कुल्लू घाटी में राजा बिरियास के नाम के 1000 ईस्वी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। तो पहली शताब्दी का हमने ऊपर भी देखा, पहली शताब्दी का सिक्का मिला था। सबसे पहला सिक्का राजा बिरियास के समय का सिक्का मिला था। इस पर प्राकृति और खरोष्टी भाषा में भी लिखा गया था। और हमने ऊपर देखा था कि जो सिक्के मिले हुए हैं वहां पे टांकरी लिपि देखने को मिली है, शारदा लिपि देखने को मिली है। और ये जो राजा बिरयास के सिक्के थे, इनमें हमें प्राकृत भी देखने को मिली है और खरोष्टी भी देखने को मिली है। कुल्लू रियासत की स्थापना प्रयाग इलाहाबाद से आए विहंग मणिपाल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा भी गया था कि कुल्लू रियासत की या कुल्लू रियासत की स्थापना किसने करी थी? विहंग मणिपाल ने करी थी। विहंग मणिपाल कहाँ से आया था भाई? इलाहाबाद से आया था, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का अब जो नाम रख दिया गया है वो प्रयागराज रख दिया गया है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुलिंदों की बात करते हैं। कुलिंद, इनको कालिंदी क्यों? कालिंदी पर्वत के आसपास जो रहते हैं ये, इसलिए इनको कुलिंद बोला। और अगर मैं बात करूं तो ये सिरमौर वाले इलाके, हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर वाला इलाका है वहां, इसके आसपास इलाकों को भी कुलिंद बोला जाता है। लेकिन अभी हम बात ही कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हम हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित रहें।
आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अर्जुन जो है, ठीक है, पांडवों में से एक, उन्होंने यहाँ पे कुलिंद पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखें, कुलिंद रियासत ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी। देखो, ब्यास नदी आ गई, सतलुज नदी आ गई और यमुना नदी आ गई, जिसमें सिरमौर, शिमला, अम्बाड़ा, सहारनपुर के क्षेत्र आते थे। सारे क्षेत्र में कुछ एरिया आता था। आगे देखिए, वर्तमान समय में कुनैत का संबंध कुलिंदों से माना जाता है। कुनैत, ये जो हमारे एक वो होती है, एक बोलेंगे क्लास होती है, उनका कुलिंदों से संबंध माना जाता है। आगे देखिए, कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघ भूति का नाम खुदा हुआ मिला है। तो कुलिंदों के चांदी के सिक्के देखने को मिले और इन चांदी के सिक्कों पर एक राजा है जिसका नाम है अमोघ भूति, उनका नाम खुदा हुआ मिला है। देखो, ये सारी बातें हिस्ट्री से संबंधित है, अभी तभी तो हमें पता लगा कि हिमाचल में कौन लोग रहे, कहाँ कहाँ से आए, ये सभी सारी बातें। आगे देखो, यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी था। वो पुराणों में यानी कि वैदिक नाम कालिंदी था। इसके साथ साथ पर पड़ने वाले क्षेत्रों को कुलिंद कहा गया है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ध्यान में रखिए। आगे है, सिकंदर का आक्रमण होता है, भी बात आ जाती है 326 बीसी ईसा पूर्व की। तो सिकंदर द ग्रेट वो आया 326 में, वो ब्यास नदी तक पहुंच गया। कौन सी नदी तक? ब्यास नदी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला जाता है कि ब्यास नदी में इतना ज्यादा पानी था, इतना ज्यादा बहाव था कि उसकी सेना ने ब्यास नदी के पार जाने को इनकार कर दिया। ब्यास नदी से जाने से इनकार कर दिया, ठीक है। तब उसका सेनापति कोइनोस था, कोइनोस। अपनी निशानी के तौर पर उसने ब्यास के किनारे स्तूपों का निर्माण करवाया जो अब नष्ट हो चुके हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि सिकंदर जो है वो ब्यास नदी तक पहुंचा था। आगे बढ़े, मौर्य काल की बात करें। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, इनसे संबंधित विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार, देखो विशाखा दत्त जो है एक लेखक, और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है वो क्या लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी है, ठीक है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। इनके अनुसार किरात, कुलिंद और खस आदि युद्ध प्रिय जनजातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती होकर नंद वंश को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। देखो, जो हिमाचल के लोग थे, जैसे किरात हो गए, कुलिंद हो गए, खस हो गए, ये खुद को क्या मानते थे? क्षत्रिय मानते थे। ये खुद को क्षत्रिय क्या कहते थे? तो यहीं से बात हो गया कि युद्ध प्रिय, युद्ध को प्रिय मानने वाले, यानी कि उनको युद्ध करना अच्छा लगता था। बेस्ट जो था उनका क्या था? युद्ध, भी युद्ध करना है। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में भर्ती हुए और नंद वंश को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। कुलिंद राजा को मौर्य काल में सिरमौर्य कहा गया, क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे टॉप पर कौन था? कुलिंद था, इसलिए सिरमौर्य, सिर पर, सिर के ऊपर सिरमौर्य, तभी यह सिरमौर भी बना, तभी इसका नाम क्या हो गया? सिरमौर बना, सिर के ऊपर स्थित। आगे देखो, अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो कुल्लू की बात करें और कांगड़ा की बात करें, यहां से हमें अशोक के स्तूप भी मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, अशोक के 2 स्तूप हमें कांगड़ा से देखने को मिले हैं और कुल्लू में भी स्तूप देखने, पत्थर के स्तूप देखने को मिले हैं इस तरह की आकृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैतड़ू में अशोक निर्मित खूप स्थित है। कहां पे? कुल्लू के कलथ नाम की जगह पे, एक पॉइंट ये हो गया, और कांगड़ा के चौंतड़ू नाम की जगह पे दूसरा पॉइंट ये हो गया। आगे बात करें मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल, जब मौर्य का पतन शुरू हो गया, तब देखिएगा, मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए, वे स्वतंत्र हो गए। तो अब पहाड़ी जो राज्य थे, गणराज्य थे, वो कैसे हो गए? स्वतंत्र हो गए। इसके बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने
समर्पण कर दिया, यानी कि अब कनिष्क के अंडर आ गए और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। ओके, कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं। ध्यान में बात रखना, कालका कसौली सड़क में कुषाणों के 40 सिक्के मिले हुए हैं। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहार में मिला है। कांगड़ा के कनिहार में कनिष्क का एक सिक्का मिला है। मतलब इस क्षेत्र में कुषाण लोग जो थे वो आए थे। आगे देखो, गुप्त काल की बात करें। गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त प्रथम के दादा श्री गुप्त ने रखी थी। हाँ जी, ये बात ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो ये भारत के इतिहास में भी हम ये पढ़ते हैं। आगे देखो, हुनों की बात करूं तो गुप्त वंश की समाप्ति के बाद का मुख्य कारण हुनों का आक्रमण था। हुनों ने आक्रमण किया, ठीक है भाई। हुनों का प्रमुख राजा तोरमान था, तोरमान, और उसका पुत्र मिहिर कुल था। ठीक है, गुज्जर और गद्दी स्वयं को हुनों का वंशज मानते हैं। तो देखो, आज जो भारत में, यह मैं बात करूंगा भारत नहीं, हिमाचल प्रदेश, गुज्जर लोग रहते हैं, गद्दी लोग रहते हैं, तो ये खुद को हुनों का वंशज मानते हैं। जब उन्होंने आक्रमण किया था तो ये लोग यहीं पे थे, मतलब कि यहीं पे रह गए और फिर आगे आगे इनका वंश जो है वो चलता गया। आगे देखें, वर्धन काल, जिसमें कि हर्षवर्धन आ जाएगा और हेनसांग आता है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी की बात ये कर रहे हैं। इसके शासन काल में पाटलिपुत्र, ठानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वो 635 में जालंधर आया और 4 माह तक यहाँ पे रुका था। राजा उतितम का मेहमान बनकर रहा। राजा उतितम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनसांग ने कुल्लू, लाहौल, सिरमौर की यात्रा भी की थी। कहां कहां की यात्रा की इसने? कुल्लू की यात्रा, लाहौल की यात्रा और सिरमौर की यात्रा। आगे देखो, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी। कहलन ने एक पुस्तक लिखी, नाम है राजतरंगिणी। कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। अब ये यशोवर्मन चंबा का एक राजा था और यहाँ पे ललितादित्य ये कश्मीर का राजा, इन दोनों के बीच में युद्ध का विवरण मिलता है कलहनी की राजतरंगिणी। त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन का प्रभाव, इसके बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। आगे देखें, मध्यकालीन इतिहास की बात कर लें तो महमूद गजनबी से शुरू करेंगे। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये हमें पता है। इंपॉर्टेंट बात देखो, 1009 ईस्वी में 1009 ईस्वी में इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया। 1009 ईस्वी आनंदपाल पंजाब का जो राजा था को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट पर आक्रमण किया और इसके खजाने को लूटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया और 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर, नगरकोट पर भी आक्रमण किया। आगे देखेंगे, नगरकोट के किलों पर तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनबी शासन की समाप्ति की। ये जो गजनबी था ये कौन था? तुर्क था, तुर्क था। इन्होंने कब्जा कर लिया था क्योंकि आक्रमण किया यहाँ पे, अब कब्जा हो गया उनका। 1043 तक रहा। उसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने कांगड़ा को या नगरकोट को गजनबी के शासन से मुक्त करवाया था। आगे देखें, तुगलक की बात आ गई। तुगलक में एक ही व्यक्ति है और वो है मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी आएगा, उसके बारे में भी देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, एमबीटी इसको बोला जाता है। 1337 ईस्वी में नगरकोट के राजा पृथ्वी चंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी, जिसका उसने स्वयं नेतृत्व किया था। तो देखो, तुगलक जो थे, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत की ये बात हो रही है, तो इन्होंने राजा जो था नगरकोट का पृथ्वी चंद, उसको पराजित करने के लिए भी सेना भेजी थी। उसके बाद एफएसटी आ गया, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। इसके समय जो कांगड़ा का राजा था वो रूपचंद था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय समकालीन कौन था भाई? कांगड़ा का राजा पृथ्वी चंद था। फिरोज शाह तुगलक 1361 में नगरकोट को घेर डाला, फिर राजा रूपचंद के साथ संधि का घेरा उठा दिया। तो इनकी संधि हो गई थी फिरोज शाह तुगलक और रूपचंद की, तो इन्होंने छोड़ दिया। 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और
1300 संस्कृत पुस्तकों को अपने साथ ले गया। देखो यही है वो व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक कितनी पुस्तकों को अपने साथ ले गया था। बात आएगी 1300 पुस्तकों को। ठीक है, फिर वहां पे जाके उसने इनका अनुवाद भी करवाया था, फारसी में अनुवाद कराया था, खालिद खानी ने इनका अनुवाद किया था, यहाँ पे बात आएगी। और फारसी में अनुवाद करवाने के लिए ले गया। इसका अनुवाद फारसी प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी, ये इंपॉर्टेंट बात आती है, खालिद खानी ने किया। और इस पुस्तक का नाम दलाई ए फिरोज शाही या दलील ए फिरोज शाही रखा गया। दलील ए फिरोज शाही या दलाई ए फिरोज शाही, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए। आगे देखें, 1399 में 1389 में सागर चंद के समय फिरोज शाह के बड़े बेटे नसरुद्दीन ने कांगड़ा राज्य में शरण ली थी या कांगड़ा में शरण ली थी। चले उसके बाद मुगल की बात कर ले। मुगल किस प्रकार संबंधित है हमारे हिमाचल से। बाबर की बात करें तो बाबर कांगड़ा के निकट मलौट में अपनी चौकी स्थापित की थी। ठीक है जी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत मुगल शासन की स्थापना करी। ये भी बात ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हम सभी को पता है 1526 में हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें कि बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। आगे अकबर की बात करें, अकबर 1556 ईस्वी में ये राजा बना था या बोले शासक बना था। सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए इसने सेना भेजी थी। सिकंदर शाह को अकबर ने 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतें की जमीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। और ये भी बात ध्यान में रखना है कि अकबर ने बीरबल को यहाँ का या कांगड़ा का हिस्सा जो है वो जागीर के रूप में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर के समकालीन कौन कौन थे। अकबर के समकालीन यानी कि जब अकबर जो अपना शासन कर रहा था उस समय कांगड़ा में कौन सा राजा था, नाम आता है जयचंद। चंबा की बात करें तो प्रताप सिंह आ जाता है। और सिरमौर के राजा की बात करें तो धर्म प्रकाश, या यहाँ पे कर्म प्रकाश होना बिल्कुल सही होगा, कर्म प्रकाश था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखें, बाबर की बात करें या जहांगीर आएगा। अब तो बाबर तो हमारा खत्म हो गया। चलो देखो, 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा कौन भाई, जहांगीर। और 1615 में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए जहांगीर ने नूरपुर के राजा सूरजमल और फरीद मुर्तजा को भेजा। किसको ध्यान दो, सूरजमल को और फरीद मुर्तजा खान को। अब ये सूरजमल कौन है, ये सूरजमल नूरपुर का राजा, नूरपुर जिसका पुराना नाम क्या था, धमेरी था। ठीक है, दोनों में मतभेद हो गया, विवाद हो गया, तो इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। आगे देखो, कांगड़ा किला 1620 में मुगलों के अधीन आ गया। यह कब्जा नवाब अली खान के नेतृत्व में हुआ था और यहीं से फिर मुगलों ने अपना किलेदार जो है वो स्थापित किया। 1783 तक ये मुगलों के अधीन ही रहा। जहांगीर 622 ईस्वी में धमेरी यानी कि नूरपुर आया और उसने अपनी पत्नी नूर जहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। पहले क्या नाम होता था, धमेरी होता था। तो नूर जहां वहां पे आई तो नूर जहां की तरह ही सुंदर धमेरी, उसी के ऊपर नाम रख दिया। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा रखा गया। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बात आती है कि नूरपुर में भी उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, नूरपुर किले। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार, इंपॉर्टेंट बात है, नवाब अली खान। हाँ, किलेदार मतलब किले की रक्षा करने वाला, देखरेख करने वाला। मुगल, पहला मुगल कौन था, नवाब अली। क्या बोलेंगे, नवाब अली। देखो, समकालीन की बात करें तो जहांगीर के समकालीन कौन कौन थे। चंबा के राजा थे जनार्दन जगत सिंह और सिरमौर का राजा था बुद्धि प्रकाश। ये बात आप ध्यान में रखिए। आगे शाहजहां की बात कर लेते हैं। इसके शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुलीन खान कांगड़ा के किले के मुगल किलेदार बने। कुलीन खान 17 वर्षों तक कांगड़ा का किलेदार रहा। शाहजहां की बात करें तो सिरमौर का राजा उस समय कौन था, मंधाता
प्रकाश थे, कुछ खास नहीं है। आगे औरंगजेब की बात करें, इस शासनकाल में किलेदार सैयद हुसैन हसन अब्दुल्ला और नवाब सैयद खलीलुल्लाह खान रहे। इसने पंजाब के सरदार मिर्जा रियाज बेग को पराजित किया और अपने क्षेत्र वापिस प्राप्त कर लिए। समकालीन की बात करें, सिरमौर का राजा सुभग प्रकाश और चंबा का राजा चतर सिंह था। मुगलों का पतन और उसके बाद घमंड चंद आ जाते हैं। तो मुगलों का पतन हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। देखो, अहमद शाह दुरानी ने 1748 से 88 के बीच में 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। ठीक है जी। तो अहमद शाह दुरानी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी भारत का इतिहास, तो वहां पे आते हैं। इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया, 10 बार आक्रमण किया। अब पंजाब जो है वो मुगल का ही हिस्सा था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो वहां पे इस तरह से उनका जो अब पराजय होना निश्चित हो गई, ये धीरे धीरे करके। अगर देखो, राजा घमंड चंद की बात करें, घमंड चंद इसका फायदा उठा कांगड़ा और दोआब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब कांगड़ा किला किसके अधीन है? मुगलों के अधीन है, लेकिन घमंड चंद ने इसका फायदा उठाया और इन क्षेत्रों को वापिस अपने कब्जे में कर लिया। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहला कौन था तो हमने देखा, ठीक है, और सबसे अंतिम कौन था वो भी हमने देखा, और ये प्रश्न पूछा गया गया है। अंतिम कौन है? नवाब सैफ अली खान। और पहला कौन था? कुलीन खान। आगे देखो, उसके बाद बात करता है ये, अगर मैं बात करूं 1759 में अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को जलंधर का नाजिम बना दिया। घमंड चंद, देखो घमंड चंद, ये संसार चंद के घमंड चंद। 1759 में 1759 में अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को जलंधर का नाजिम बना दिया। आगे देखिए, बात करेंगे 3000 से 2500 बीसी की, ईसा पूर्व की। यहाँ पे आर्यन आए थे, कहां से आए थे? मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए थे। रावी नदी पार करके ब्यास के पास पहुंचे थे। यहाँ पे युद्ध होता है दिवोदास और किरात राजा सांभर के बीच में, 40 वर्षों तक चलता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन भी है। अब ये क्या आ गया, हम मुख्य मुख्य समय की बात करेंगे कि कब क्या हुआ था। 1727 में सिकंदर की बात करें तो 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा था। हाइफेसिस बोला जाता है यहाँ पे ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो ये वापिस चला गया। हालांकि वापिस जाने से पहले इसने कुछ स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। 500 एडी, अब ईस्वी की बात आ गई। बिहंग मणिपाल रूल्ड कुल्लू स्टेट। बिहंग मणिपाल जो है उसने कुल्लू रियासत की स्थापना करी थी। ये कहां से आया था? प्रयागराज से आया था, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। 550 ईस्वी की बात करें, चंबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने करी। चंबा की स्थापना मेरू ने, राजा मारू भी आ जाता है, मारू ना हो तो मेरू होता है, अगर दोनों हो तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। आगे देखें, 630 ईस्वी को बिलासपुर और हिंदूर का युद्ध हुआ था। 630। आगे देखो, 697 में कहलूर रियासत स्थापना वीर चंदेल ने की। ये चंदेरी वंश के राजा थे, वीर चंद चंदेरी। और बोलेंगे कि ये जो है वो कहां से आए थे? बुंदेल। आगे देखो, 765 ईस्वी सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने करी थी। ये सारे हैं भाई, रियासतों की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका समय साथ में स्थापना करता। आगे देखो, 900 ईस्वी की बात करें, बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद, जो कि बुंदेलखंड से आए हुए थे। राजधानी इन्होंने नैना देवी से बिलासपुर की थी। 900 ईस्वी। 920 की बात करूं, चंबा शहर की स्थापना करी थी किसने? साहिल बर्मन ने। बात कर रहा है चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने, और इन्होंने ही भरमौर से राजधानी चंबा भी बदली थी। आगे देखो, 1000 की बात आ रही है, नूरपुर रियासत की स्थापना तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी। जेठपाल का नाम कैसे लिखेंगे? जेठपाल, जेठपाल, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है जेठपाल। राजधानी पठानकोट रखी थी, प्रतिस्थान जिसका पुराना नाम है। 1009 ईस्वी की बात करूं तो महमूद गजनबी आक्रमण कांगड़ा किला के ऊपर किया, हमने पढ़ लिया था भारत पर, ये इसका चौथा आक्रमण था। इसने कुल कितने किए थे? 17 आक्रमण किए थे। 1100 ईस्वी की बात करूं, हिंदूर रियासत की स्थापना अजय चंद ने करी थी। हिंदूर, हिंदूर बोले तो नालागढ़,
नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। चलिए उसके बाद 1139 में सिरमौर रियासत की स्थापना राजा रसालू ने की थी, राजा रसालू। 1154 ईस्वी की बात करें, कुनिहार रियासत अभोज देव ने स्थापना करी और राजधानी हाटकोटी थी। कुनिहार, कुनिहार। आगे देखना 1170 जसमा रियासत पूरबचंद ने करी थी, राजधानी राजपुरा रखी थी। जसमा, जसमा रियासत जो कि त्रिगर्त या बोलेंगे कांगड़ा रियासत से अलग होकर एक नई रियासत बनाई गई थी। 1200 ईस्वी की बात करें, मंडी राज्य सुकेत से अलग होकर बाहुसेन ने की थी। मंडी रियासत की स्थापना बाहुसेन ने करी थी, पहले ये सुकेत के साथ ही था, अलग हो गए में। कुटलहर रियासत जसपाल ने करी थी। आगे देखो 1337 मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किला को कैप्चर कर लिया था। आगे देखिए 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया। 1300 किताबें ये ज्वालामुखी से ले गया और फारसी में अनुवाद करवाया। दलील ए फिरोज शाही इसने नाम रखा और साथ में जिसने इनका अनुवाद किया वो था खालिद खानी। आगे दलील ए दलाइल ए फिरोज शाही और खालिद खानी ने इसका अनुवाद किया। 1379 की बात करें, एफएसटी मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर पर कब्जा कर लिया। 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण हुए, कांगड़ा पर आक्रमण किया उसने और उस समय जो शासक था कांगड़ा का वो था मेघचंद। इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा गया है प्रश्न कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक मेघचंद आंसर हो जाएगा। आगे देखो 1405 ईस्वी की गुलेर रियासत स्थापना किसने करी? हरिचंद ने करी। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे या कांगड़ा पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे ये वाली स्टोरी। आगे बोलेंगे 1450 सिब्बा रियासत की स्थापना हुई, शिवराम चंद ने करी। 1514 ईस्वी गुरु नानक देव हिमाचल प्रदेश आए, 1514। आगे देखो 1527 मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन ने की। इंपॉर्टेंट बात है भाई, इन्होंने शिवरात्रि का मेला शुरू किया, इन्होंने मंडी में बहुत सारे मंदिर बनाए। इनकी पत्नी लक्षणा देवी ने माफ करना, इनकी पत्नी ने भी एक मंदिर बनाया, हम देखेंगे उसको भी। आगे देखिए 1550 ईस्वी दत्तारपुर रियासत की स्थापना दत्तार चंद ने करी, ये भी कांगड़ा की एक ऑफशूट थी। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा पर कब्जा किया। फिर आ गया 1621 में कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई, किसने? जहांगीर ने। 1621 की ही बात है, नाहन शहर की स्थापना करम प्रकाश ने की। इंपॉर्टेंट है करम प्रकाश, यानी कि करम प्रकाश किसका किसका समकालीन हुआ? जहांगीर का समकालीन हुआ। आगे देखो 1654 बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने करी। 1667 की बात करें, ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद ने करी। 1685 की बात आ गई, गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1686 बगानी का युद्ध या भंगानी का युद्ध जिसको बोलते हैं, भंगानी का युद्ध गुरु गोविंद और भीमचंद के बीच में हुआ था। आगे देखें 1697 में आलमपुर शहर की स्थापना आलमचंद ने करी, ये आलमपुर जानपुर के पास में। 1700 में हमीरपुर शहर की स्थापना हमीरचंद द्वारा की गई। 1712 ईस्वी में सुंदरनगर शहर की स्थापना गरुड़ सेन द्वारा की गई। 1748 में सुजानपुर टिहरा अभयचंद द्वारा इसकी स्थापना करी गई। ध्यान रखो अभयचंद ने सुजानपुर टिहरा की स्थापना करी थी। 1758 की बात करूं, अहमद शाह अब्दाली ने राजा घमंड चंद को जलंधर दोबाब का उपराज्यपाल या गवर्नर घोषित किया था। ये हमने अभी भी पहले बात देखी। आगे देखना 1775 की बात करें तो राजा संसार चंद द्वितीय, जिनको जो कि राजा संसार चंद के नाम से फेमस है, कांगड़ा की गद्दी पर बैठ गए थे। के बाद 1783 में मुगल किलेदार लास्ट अंतिम नवाब सैफ अली खान था। और 1786 में नरेटी शाहपुर का युद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नरेटी शाहपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राजा संसार चंद के बीच में और राज सिंह जो कि चंबा का क्या था? शासक था। इसमें संसार चंद जीत जाते हैं। नरेटी शाहपुर का युद्ध कब हुआ? 1786 में। बंगानी का युद्ध 1786 में, सॉरी 1686 में। ये भी बात आपने याद रखनी है, बंगानी का युद्ध, भंगानी भनगानी का युद्ध ये भी बोला जाता है। चलिए आगे देखें
1805 ईस्वी में महल मोरिया का युद्ध हुआ गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में, जिसमें कि संसार चंद हार जाता है, अमर सिंह थापा जीतता है। 1809 में ज्वालामुखी की संधि होती है संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, और यहाँ पे एक संधि होती है कि हम आपको कांगड़ा का किला और कुछ गांव दे देंगे, आप इस अमर सिंह थापा को पछाड़ दो। तो महाराजा रणजीत सिंह ने थापा को हराकर कांगड़े किला जीता और देसा सिंह मजीठिया को गवर्नर बनाया था। इंपॉर्टेंट बात है, किसको बनाया? देसा सिंह मजीठिया को गवर्नर बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो हिमाचल प्रदेश की बात करें। बाकी की बातें जो भी हिस्ट्री में रहती हैं वो अब जब हम जिले पढ़ेंगे तब सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है भाई? 15 अप्रैल 1948। क्या बोलेंगे? 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इस प्रदेश का गठन किया जाता है और इसको ग श्रेणी का राज्य या सबसे पहले तो मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया जाता है। चलो देखो, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इसका गठन हुआ। इसे मुख्य आयुक्त प्रांत, क्या बोलेंगे? मुख्य आयुक्त प्रांत, अंग्रेजी में बोलें तो चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया। लिख दिया जाए यहाँ पे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया। और इसके पहले मुख्य आयुक्त कौन बनाए गए? पहले चीफ कमिश्नर कौन बनाए गए? एनसी मेहता। भैया इंपॉर्टेंट नाम है, कौन बोला एनसी मेहता को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया। दूसरे कौन थे? ई पेडरल मून थे, ईपी मून जिनको हम बोलते हैं। तीसरे जो थे वो भगवान सहाय थे। इस समय इसके 4 जिले थे और एरिया कितना था? 27,108 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान में बात रखना, ये एरिया भी पूछ लिया जाता है। और कौन कौन से थे वो, क्या क्या नाम था? तो सबसे पहले महासू आ गया, मंडी आ गया, चंबा आ गया और सिरमौर आ गया। ये 4 जिले थे 1948 में। 24 तहसीलें, 2 तहसीलें थी। 1951 में इसे ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली हिमाचली रियासत ठियोग थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली हिमाचली रियासत ठियोग भारतीय संघ में। ठीक है, चलो उसके बाद देखो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो वो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना भाई? 5वां जिला बना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, समय ध्यान में रखिएगा। 1 जुलाई 1954। इससे पहले ये ग श्रेणी का राज्य था। अब हिमाचल प्रदेश का एरिया 28,186 किलोमीटर स्क्वायर बढ़कर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं हिमाचल का पहला उपराज्यपाल। अब देखो ग श्रेणी का राज्य पहले तो था चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, अब ग श्रेणी का राज्य बन गया है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था और उनका नाम था मेजर हिम्मत सिंह। ध्यान में बात रखना, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। 1956 को यह बात आई कि हिमाचल प्रदेश का विलय पंजाब में कर देना चाहिए, परंतु यह नहीं हो सका और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 1956 में क्या होता है? इसको यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इस समय अब उपराज्यपाल कौन बने? उपराज्यपाल बने बजरंग। ठीक है, बजरंग। ध्यान में बात रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इसमें अब विधानसभा भंग हो गई थी 1956 को। डॉक्टर वाई एस परमार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो पहले मुख्यमंत्री भी थे, पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। इनको हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है, हिमाचल का निर्माता, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ये 1951 में ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो बाद देखो 1960 में महासू की एक तहसील जिसका नाम था चिन्नी तहसील को किन्नौर जिला बनाया गया। तो देखो पहले जो था वो महासू पूरा का पूरा था, अब इसमें से एक तहसील काट दी, चिन्नी तहसील, और एक जिला बना दिया। इसका जिला क्या नाम क्या रखा? किन्नौर नाम रखा। और ये बात कब होती है? 1960 में, 1960। आगे बढ़ते हैं, 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हटाकर पुणे विधानसभा की स्थापना की गई और डॉक्टर वाई एस परमार को सीएम चुना गया। आगे बात करते हैं, आगे देखें
1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ। अब हिमाचल प्रदेश के 10 जिले बन गए। क्या होता है कि पंजाब के जो कुछ क्षेत्र हैं उनको, जितने भी हिली एरियाज थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, उनको हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। जैसे कि डलहौजी वाला क्षेत्र हो गया, अंबाला से जो है हमारा नालागढ़ बद्दी वाला क्षेत्र हो गया, फिर ये हमारा होशियारपुर तहसील से कांगड़ा वाला क्षेत्र यहाँ पे आ गया, कुल्लू लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र आ गया। और अब कितने जिले हो गए? 10 जिले हो गए। और क्षेत्रफल की बात करें तो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। और इसी को बोला कि यहाँ पे विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। 1966। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। 18 दिसंबर 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, पास हो गया। 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य घोषित किया। ये बात ध्यान में रखनी है। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। कौन है ये? एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। आगे देखो 1972 में क्या होता है? 1972 में सोलन, ऊना, हमीरपुर ये 3 जिले बनते हैं। ऊना और हमीरपुर जो है वो कांगड़ा से अलग होकर। और एक और बात कि यहाँ पे अब महासू जिला जो है, महासू जिला को हटा दिया गया। महासू जिला को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और शिमला का रीऑर्गेनाइजेशन किया, जहां पे शिमला से एक और जिला बनाया गया, सोलन जिला बनाया गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो 1972 में कितने जिले हो गए? 12 जिले हो गए, 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठाकुर रामलाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 1983 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो एक तो मुख्यमंत्री भी रहे थे ठाकुर रामलाल, और 1983 में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, पूछा गया है पहले भी। शांता कुमार 1977 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो 1977 में शांता कुमार जो है वो गैर कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, किसी पार्टी अन्य पार्टी के थे। तो देखो 1977 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू कर शांता कुमार की सरकार को भंग कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 365 जो कि किसी राज्य में लगती है। 70% क्षेत्र मंडी निर्वाचन क्षेत्र में आता है। तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? मंडी है। साथ में सबसे बड़ा प्रशासनिक केंद्र भी यही मंडी ही है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा की सदस्य राजकुमारी अमृता कौर, ये मंडी से थी। ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। पहली ही कैबिनेट में भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। कौन है ये? राजकुमारी अमृत कौर। आगे प्रथम निर्दलीय लोकसभा सांसद, लोकसभा राज्यसभा, ये आनंद चंद थे। आनंद चंद जो कि बिलासपुर से संबंध रख रहे थे। ये पहले लोकसभा सांसद थे, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी। आगे देखो प्रथम राज्यसभा में व्यक्ति चिरंजी लाल जी थे। पहली महिला राज्यसभा सदस्य लीला देवी थी। चंद्रेश कुमारी हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व दोनों राज्य व लोकसभा में कर चुकी हैं। चंद्रेश कुमारी। आगे देखना है पूर्ण राज्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष, ये देशराज महाजन बने थे, पहले विधानसभा के अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1971 में हुआ था, जिसका मुख्यालय शिमला में है। आगे देखो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1986 में हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, HP एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की कब हुई थी? 1986 में। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। ध्यान में बात रखिए। हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हमदुल्ला बेग। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, हमदुल्ला बेग। और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क की, तो हाई कोर्ट से संबंधित चीजें या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित या कोर्ट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आगे बढ़े। आर.एस. पाठक इंटरनेशनल कोर्ट हेग के भी जज रह चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट हेग, हेग में है ये, द नीदरलैंड में, हेग, द हेग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट। आर.एस. पाठक। आगे देखो, प्रथम लोकायुक्त ये न्यायमूर्ति टी.बी. भट्टाचार्य थे। ठीक है, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी। आज की आज की इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये जो जितनी भी बातें हमने की वे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। और अगर आपको 30 में से 30 लेने हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें बातें की गई है मेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही ये जो नोट्स बनाए गए हैं, और आपको इनको जरूर रिवाइज करना है पेपर से जाने से पहले। चलिए, यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।